हाउ टू गेट ISO 9001 सर्टिफिकेशन। आज के डेट में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं अक्रॉस द वर्ल्ड दे आर लुकिंग फॉर द ISO। वेलकम टू द ओएसिस सर्टिफिकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड e-learning YouTube channel. OSIS is a leading ISO certification body. Requirement for the certification and more detail. Let us see what is the content of the video. See, in this video, we'll cover up about the ISO 9001, why ISO certification is required, and how to prepare ISO 9001 certification, documentation requirement for certification, and how to apply for the ISO 9001 certification. आप सब लोग जानते होंगे आज के डेट में जो भी इंडस्ट्री जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, हर आदमी चाहता है, हर ऑर्गेनाइजेशन यही चाहते हैं कि हम ISO सर्टिफिकेशन लें, अप्लाई करें और गेट द सर्टिफिकेशन। तो इसी को व्यू में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है इस इंटेंशन से कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पीपल कैन गेट द बेनिफिट, अंडरस्टैंड द हाउ टू गेट द ISO सर्टिफिकेशन. So let us watch this video. Is completely all the 5 topics has been covered, which is the basic key requirement and generic requirement for any industries. Okay, let us move on the next slide and see the what is the things. See, ISO 9001. ISO 9001 क्या है? It is latest standard क्या है? ISO 9001 2015 क्या है? ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है और द की ऑब्जेक्टिव की पर्पस इस स्टैंडर्ड की ये है एबिलिटी टू कंसिस्टेंटली प्रोवाइड द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू मीट कस्टमर एंड एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. नाउ थोड़ा सा लेट अस अंडरस्टैंड बिकॉज बहुत मिसकंसेप्शन है कि अगर ISO सर्टिफिकेशन हमारे पास हो या है तो दिस डेमोन्स्ट्रेट द बेस्ट क्वालिटी वर्ल्ड क्लास. इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट इज़ द वेरी स्पेसिफिक. और इस स्टैंडर्ड में आपने देखते हो कई बार रेफर किया हुआ कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. तो पीपल आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड. प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, देखो जी, इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बता दें. पूरी दुनिया में आपने देखा होगा इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन 2 तरह की होती है. या तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट बनाती है या तो सर्विस प्रोवाइड करती है. तो दिस स्टैंडर्ड इज अ जेनेरिक स्टैंडर्ड एंड दिस अप्लाई टू द ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आइदर दे आर इन द मैन्युफैक्चरर या इन द सर्विस प्रोवाइडर. तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. तो इसमें रिक्वायरमेंट ये कि आप ISO 9000 सर्टिफिकेशन के लिए जो ISO 9000 की रिक्वायरमेंट को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये है कि ऑब्जेक्टिव कि कंसिस्टेंटली निरंतर आपको कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मीट करना है और जो भी अगर अप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसको भी रिक्वायरमेंट मीट करना है. ऐसा नहीं है कि हर प्रोडक्ट एंड हर सर्विसेज में अप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं है. बट जिसके लिए अप्लीकेबल दे विल कंप्लाई बाई इम्प्लीमेंटिंग दिस सिस्टम. तो ये ऑल टुगेदर दिस ISO 9001 स्टैंडर्ड के बारे में ओवरव्यू मोटा मोटी यही रिक्वायरमेंट्स है. एंड थ्रू आउट स्टैंडर्ड में ऐसा ही क्या गया. ISO 9001 में स्टैंडर्ड को आप देखेंगे तो इसमें 10 क्लासेस हैं. ISO 9001 स्टैंडर्ड हैज़ द 10 क्लासेस and clause number 1 to clause number 10. बट रिक्वायरमेंट्स जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो सर्टिफिकेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड में है वो क्लॉज नंबर 4 टू क्लॉज नंबर 10 में दिया हुआ है. तो लेट अस देखते हैं इस नेक्स्ट स्लाइड में कि हम और क्या क्या जेनेरिक रिक्वायरमेंट है ISO सर्टिफिकेशन के लिए. और ये वीडियो उसी व्यू से बना हुआ है कि सो दैट एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री आइदर दे आर इन मैन्युफैक्चरिंग, दे आर इन द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस. दे अंडरस्टैंड कि ISO सर्टिफिकेशन कैसे ले सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हाउ टू गेट द व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड व्हाई दिस. तो लेट अस सी द ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. अब ये क्वेश्चन आता है कि ISO सर्टिफिकेशन क्यों चाहिए, व्हाई ISO सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड.
आईएसओ ठीक है, जब भी देखते हैं कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज सीकिंग लुकिंग फॉर द आईएसओ सर्टिफिकेशन, अप्लाई करते हैं, लेट अस समझो कि आईएसओ सर्टिफिकेशन, आईएसओ 9000 सर्टिफिकेशन क्यों चाहिए। तो देखो जी, आईएसओ 9000 सर्टिफिकेशन के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन की, बट फ्यू आर द वेरी जनरल रिक्वायरमेंट दैट अप्लाई टू द ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। पहले क्या, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, जो स्टैंडर्ड की ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है, क्या है कि कंसिस्टेंटली प्रोवाइड द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो इसको आप एक साथ ना पढ़े, इसको समझें, क्योंकि ये ऐसा इसलिए कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट बनाती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइडर है, क्योंकि पूरी दुनिया में दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, आइदर इन द प्रोडक्ट आइदर इन द सर्विस। तो ये दोनों के लिए फिट बैठता है, इसीलिए इसे स्टैंडर्ड बोलते हैं, जेनेरिक एंड अप्लाई टू द एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो कंसिस्टेंटली प्रोवाइड, जो भी आपके कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो, कस्टमर के एग्रीमेंट हो, कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो, अगर आप उसे मीट करते हैं तो एंड जो भी एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, तो यू आर मीटिंग द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ऑफ द आईएसओ 9000। मेन फोकस है कस्टमर। देन अगला क्या ऑब्जेक्टिव, क्यों आईएसओ सर्टिफिकेशन लेते हैं, तो आईएसओ सर्टिफिकेशन लेते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इन्हांस करने का। स्वाभाविक है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट आप मीट करते रहेंगे, निरंतर रेगुलरली आप मीट करते रहे, इधर मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है या कुछ भी हो, अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट मीट करते हैं तो कस्टमर सेटिस्फाई हो गए। तो दिस इज थिंग्स। देन एड्रेसिंग रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एसोसिएटेड विथ इट्स कॉन्टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्टिव। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करा था, डू नॉट बी कंफ्यूज कि अरे ये क्या क्या लिख दिया, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, घबराना नहीं है, आपको समझना है। देखो ये रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी क्या है, देखो जी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है इस अर्थ पे जिनके यहाँ समस्या नहीं हो, इश्यूज नहीं हो। तो प्रॉब्लम तो हर इंडस्ट्री, चाहे बड़ी इंडस्ट्री हो चाहे छोटी इंडस्ट्री हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, सर्विस प्रोवाइडर या बड़ा सर्विस प्रोवाइडर, सब इश्यूज सारी जगह है। तो इश्यूज, कोई इश्यूज इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हैं, कोई इश्यूज है वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की जो रिक्वायरमेंट है, एक्टिविटी है, उसके कारण भी हो सकती है। तो आपको ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट कहते हैं कि आप उस इश्यूज को आइडेंटिफाई करो। स्वाभाविक है कि ये करना ही चाहिए, क्योंकि अगर इशू हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो यू विल फेस द प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस, एक्टिविटी, और बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इशूज, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, कंपटीशन, मार्केट कंपटीशन। अब बताओ किस इंडस्ट्री में, किस ऑर्गेनाइजेशन में, किस बिजनेस में कंपटीशन नहीं है। तो ये इश्यूज है। और एक्सटर्नल इश्यूज क्यों है, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। एक्सटर्नल इशू जो आपके कंट्रोल में, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में, वो इंटरनल इश्यूज हो गया। जो कंट्रोल से नहीं है वो एक्सटर्नल इशू हो गया। तो अब देखो मार्केट कंपटीशन, अब मार्केट कंपटीशन जो है वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्वाभाविक है, अगर इफ यू नॉट कम्पीट द मार्केट यू विल बी आउट ऑफ द बिजनेस। तो रिस्क ये वही है कि आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज को आइडेंटिफाई करो और उसको एज मच एज पॉसिबल उसको एड्रेस करो। एड्रेस करेंगे और उसको मिनिमाइज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, क्योंकि रिस्क कभी जीरो नहीं होता, आपको पता है ना। ऑलवेज देयर इज ए रिस्क, नेवर बिकम द जीरो, हमेशा कुछ ना कुछ होता है। उसको कंट्रोल कर रिड्यूस कर सकते हैं, मिटिगेट करके हम रिड्यूस कर सकते हैं। मार्केट कंपटीशन देखो जी, कोई प्रोडक्ट आप 100 रुपये की बना रहे हो सकता है सेम प्रोडक्ट सेम स्पेसिफिकेशन दूसरा आदमी 90 रुपये का दे रहा है। तो आपको देखना कि हाउ वाई दे आर मेकिंग इन 90 रुपीज़ एंड वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस ऑन 90 रुपीज़। तो री इंजीनियरिंग या जो भी वर्कआउट करके आप देख सकते हैं। तो ये है इश्यूज को आइडेंटिफाई करो, एड्रेस करो। तो ये है रिस्क। और अपॉर्चुनिटी क्या है, उस रिस्क को एड्रेस करने के लिए, उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए जो आपने एक्शन लिया या कोई इंटरनल चेंजेस किया इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो अपॉर्चुनिटी हो गई। तो ये बहुत जेनेरिक है, तो इसलिए रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी वर्ड से सुन के आप घबरा नहीं करें, कोई नई चीज़ आ गई है इसमें। नो, इट इज़ नथिंग न्यू। ऑलरेडी एवरी ऑर्गेनाइजेशन इनटू दिस प्रैक्टिस, सारे ऑर्गेनाइजेशन रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई जरूर करते हैं। वो अलग बात है, कोई रिकॉर्ड करता है कोई नहीं रिकॉर्ड, बट प्रॉब्लम सारी ऑर्गेनाइजेशन में है, कम या ज़्यादा है। इंटरनल इशूज हो सकती है, एक्सटर्नल इशू हो सकती है। करेक्ट, आई होप इट इज़ क्लैरिफाइड। तो ये ISO 9000 सर्टिफिकेशन के लिए ये रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हम ISO सर्टिफिकेशन करते हैं, इशूज को एड्रेस करें। देन ओवरऑल परफॉर्मेंस, स्वाभाविक है ISO सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, इसका पर्पस है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस इंक्लूड, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े,
देन बिल्डिंग द क्रेडिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन के नाम हो, मार्केट में रेपुटेशन बढ़े, कस्टमर के माउथ पब्लिसिटी बढ़े, कस्टमर के बीच में रिक्वायरमेंट बढ़े। तो ये रिक्वायर पर्पस है ISO 9000 सर्टिफिकेशन का। ओके, लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट थिंग। अब आती है सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि साहब ISO 9000 सर्टिफिकेशन प्रिपरेशन कैसे करें। तो बहुत सिंपल है जी। ISO 9000 स्टैंडर्ड के सबसे पहले आपको ISO 9001 की रिक्वायरमेंट को समझना होगा। अब कहाँ से समझेंगे? तो बहुत सारे तरीका है। यू कैन गेट द ISO स्टैंडर्ड, उसको एक बार अंडरस्टैंड करो। नहीं अगर अवेलेबल है तो यू कैन सर्च ऑन द गूगल, यू कैन फाइंड देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर ऑन द ISO 9001। उसकी रिक्वायरमेंट को समझो। और हमेशा आपको जान के एक अच्छी बात समझ में आएगी कि ISO 9001 की जो रिक्वायरमेंट है वो मोस्टली बहुत जनरल प्रैक्टिसेस में, ऐसा नहीं कि कोई रिक्वायरमेंट कोई अलग है, इंडस्ट्री प्रैक्टिस से अलग है। ISO 9000 की जितनी भी रिक्वायरमेंट आप देखेंगे वो कॉमन इंडस्ट्री प्रैक्टिस है। मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, या मैं तो ये कहूँगा कि ऑल ऑफ द इंडस्ट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन who are into the running stage, they follow most of the requirement। वही है कि उसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस करना है, प्रॉपर तरीके से देखना है। तो ISO रिक्वायरमेंट तो इस स्टैंडर्ड के आप देख सकते हैं। इसके बाद भी आपको लगता है कि अगर ISO स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट आपको नहीं कहीं से मिल पा रही है तो मैं कहूँगा कि www.osacertification.com पे आप लॉग इन करके वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। एनीवे, देन ISO सर्टिफिकेशन प्रिपेयर करने के लिए कैसे करना है? आपको गैप एनालिसिस, रिक्वायरमेंट आप समझ गए, और रिक्वायरमेंट अब गैप एनालिसिस क्या है कि ISO 9001 की जो रिक्वायरमेंट है और करंट ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस, ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है तो उसको देखना है कि रिक्वायरमेंट देखो जी, लिस्ट आउट करो कि दिस आर द रिक्वायरमेंट्स। मैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट आर द प्रैक्टिसेस। तो हो सकता है कि ISO 9001 की जो रिक्वायरमेंट आप सारी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। नहीं अगर कर रहे हैं प्रैक्टिस तो आपको वो गैप हो गया, तो देन उसको आपको एड्रेस करना है कि देखो जी ये रिक्वायरमेंट अभी हमारे यहाँ प्रैक्टिस में नहीं है, तो आप उसे ले लो। ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि ISO 9001 की गैप एनालिसिस में पता चले कि आप एकदम जीरो हो, यू आर नॉट कंप्लाइंट विद द सिंगल रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ISO 9001 स्टैंडर्ड मैंने आपको पता बहुत जनरल रिक्वायरमेंट है, और मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री हु आर इन द रनिंग प्रैक्टिस दे फॉलो एटलीस्ट द मेनी ऑफ द रिक्वायरमेंट। ओनली मैटर इज इसको प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से एड्रेस करना, इम्प्लीमेंट करना, उसको रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना है। तो इसे देख के घबराना नहीं कि ISO सर्टिफिकेशन करना तो बहुत बड़ी हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्ट ऑफ यू पीपल ऑन ऑर्गेनाइजेशन आर डूइंग फॉलोइंग द रिक्वायरमेंट्स। ओके, होप इट इज क्लैरिफाइड। अब क्या करना है कि जैसे गैप एनालिसिस कर लिया, सपोज कि कोई चीज़ ISO स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को अपने देख लिया और करंट जो आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ रिक्वायरमेंट आप नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, ISO सर्टिफिकेशन क्या करना, वो जो रिक्वायरमेंट है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करते हैं, आपको डॉक्यूमेंट बनाना पड़ सकता है। उसको क्या करते हैं कि उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट डेवलप करना पड़ सकता है टू फिल द गैप जो आप नहीं मीट कर रहे हैं। और उसको जैसे ही आपने नया चीज़ कुछ लाया ऑर्गेनाइजेशन में, तो स्वाभाविक है कि भाई आप नया चीज़ जब लेकर आ रहे हैं तो लोग जो प्रैक्टिस में जो काम करें डिफरेंट प्रोसेस एंड एक्टिविटी में, तो उनको आपको सिखाना पड़ेगा, उनको ट्रेंड करना पड़ेगा। जब तक आप ट्रेंड नहीं करें तो कैसे उसको फॉलो करेंगे? तो इसीलिए ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, उनको सिखाएं, समझाएं। फिर ट्रेनिंग समझने के बाद जब उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, देन उस डॉक्यूमेंट को आप इम्प्लीमेंट कर दें उस प्रोसेस में, फंक्शन में, ऑर्गेनाइजेशन में। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको आप मॉनिटर करें। ऐसा तो नहीं कि हमने जो बनाया डॉक्यूमेंट वो हमारी जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव, वो मीट कर रही है कि नहीं। मॉनिटरिंग का पर्पस यही है कि वो रिक्वायरमेंट जिस पर्पस के लिए वो डॉक्यूमेंट डेवलप किया, दैट इज मीटिंग या नॉट मीटिंग, तो उसको मीट करना है। होप आपको समझ में आ गया कि कैसे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है ISO 9000 सर्टिफिकेशन के लिए। ओके, देन अब हो गए, कई लोग पूछते हैं कि ISO 9000 के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। देखो जी, ISO 9000 के लिए डॉक्यूमेंट बहुत सारे भी हो सकते हैं, बहुत कम भी हो सकते हैं। बट एक मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक जेनेरिक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, जो कि भी किसी भी इंडस्ट्री भी किसी भी टाइप को, या तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर या सर्विस प्रोडक्ट, उनके लिए फिट बैठता है।
these are the minimum requirement, document requirement, but this is not limited, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि इस वीडियो में हमने कह दिया कि बस यही है, ऐसा नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी, प्रोसेस, प्रोडक्ट, सर्विसेज के हिसाब से डॉक्यूमेंट ये चेंज होते रहते हैं, वेरी कर, बट ये डॉक्यूमेंट चेंज नहीं होगा। ये डॉक्यूमेंट तो रिक्वायरमेंट कंफर्म है कि ये डॉक्यूमेंट तो होना ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ ऐड हो सकता है बट कम नहीं हो सकता। तो दिस आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट। क्या होना चाहिए? आपको क्वालिटी पॉलिसी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव। अब क्वालिटी पॉलिसी क्या है? अब इसको क्वालिटी पॉलिसी देखो जी, स्टेटमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की, टॉप मैनेजमेंट की एक स्टेटमेंट होती है कि भैया हमें क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट मीट करनी है, ये करनी। तो सर देन जैसे अभी लास्ट वीडियो में हमने क्या, लास्ट स्लाइड में हमने क्या एक्सप्लेन किया कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल, आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज आइडेंटिफाई। आई होप कि आपको समझ में आ गई कि व्हाट इज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज। कोई भी इश्यूज जैसे अभी एक्सप्लेन किया उसको आपको एड्रेस करना है, वो बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपको एड्रेस करेंगे तभी उसके ऊपर एक्शन लेंगे, उसको मिटिगेट करके एक लिमिट पे, कंट्रोल पे ले आएंगे, सो दैट कि यू डू नॉट फेस इन द प्रॉब्लम इन द प्रोसेसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ओके, देन आपको देखो जी, की, प्रोसेस, फंक्शन, स्पेसिफिकेशन, क्राइटेरिया ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। अब ये ऐसी टर्मिनोलॉजी से आपको घबराना नहीं है। देखो जी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, देखो कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो जरूर है कि क्या क्या प्रोसेस है आपको पता है, कैसे कैसे एक्टिविटी, प्रोसेस इज नथिंग, व्हाट आर द एक्टिविटीज, स्वाभाविक हम करते हैं। वही है कि हो सकता है आपने रिकॉर्ड नहीं किया हो या आपको पता नहीं, तो आपको वो प्रोसेस आपको डिफाइन करना है ऑलरेडी। बिकॉज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी आउटपुट, किसी पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन अगर एस्टैब्लिश होती है तो डेफिनेटली उसके 10 प्रोसेस होंगे या कुछ प्रोसेस हो सकता है, जिस प्रोसेस के थ्रू होते होते एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट रेडी होता है, या जो सर्विस आप करते हैं तो फाइनल डिलीवरी ऑफ द सर्विस इज रेडी। तो डिफरेंट जो एक्टिविटी करते हैं उसको आप प्रोसेस मान लो। और क्या होता है? स्पेसिफिकेशन, क्राइटेरिया ऑफ प्रोडक्ट। तो इसको देख के घबराना है कि स्पेसिफिकेशन कहाँ से, नहीं, ऐसा नहीं है। जो आप इंटरनली, जो आपने सपोज कि आपका कोई पहला प्रोसेस है या पहला एक्टिविटी, उसके लिए आप कैसे कैसे काम करते हैं, तो उसको आप रिकॉर्ड करेंगे। देखो जी, ये पहले ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, और ये इस प्रोडक्ट पे आने के बाद यहाँ पे आता है तो प्रोडक्ट ओके है, नॉट ओके, या सर्विस डिलीवर करते हैं तो ओके ना, तो वो आपको खुद ही। और ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक कहीं आपको ढूंढना है, क्राइटेरिया आपको कहीं ढूंढ, क्राइटेरिया और प्रोडक्ट स्पेसिफिक खुद ही आप डेवलप कर लो अपने लिए। देखो जी, हमारे लिए ये फिट है, जो कि आपके रिक्वायरमेंट को वो आपके कस्टमर को एक्सेप्टेड है। अगर कस्टमर को एक्सेप्टेड है तो आपकी स्पेसिफिकेशन हो गई, वो आपकी क्राइटेरिया हो गई। तो ऐसे बनाना है। वैसे ही जैसे अभी क्या ना, प्रोसीजर, SOP, वर्क इंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज, जैसे हमने लिखा। अब प्रोसीजर आपको लिखा, प्रोसीजर, SOP एंड वर्क इंस्ट्रक्शन, तो आपको ऐसा नहीं कि जो घबराने की व्हाट इज द प्रोसीजर। जैसे अभी मैंने बताया कि देखो, कोई भी एक्टिविटी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं तो होगा, पहले ये होता फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ऐसे एक्टिविटी प्रोसेस फ्लो करती होगी। कोई ना कोई एक बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस प्रोसीजर में वही लिखना कि देखो जी, पहले हम ये एक्टिविटी करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, देन आप फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल सर्विस डिलीवरी के लिए रेडी हो जाएगा। तो उसी को आपको रिकॉर्ड करना है, तो वो आपको प्रोसीजर हो जाएगा। अब उस प्रोसीजर में हो सकता है कहीं आपको कोई चीज़ आप चेक करते हो, कहीं मॉनिटर करते हुए, कुछ रिकॉर्ड करते हो, उसको आपको लिख लेना है। अब कौन करता है वो आपको उसमें डाल देना है कि हाँ जी, मिस्टर एक्स इज मॉनिटरिंग, या रेस्पॉन्सिबल जो भी होगा, क्वालिटी मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, इंचार्ज, या जो भी हो सकता है। तो ये वही प्रोसीजर। ऐसा नहीं कि प्रोसीजर कोई उसके लिए आप फिर घबराओ, अरे क्या बनाना है। एनीवन और मोस्ट ऑफ industry and service, either product manufacturing and service, they are following, but only they have to address the thing in a proper sequential manner only. Then needs and expectation of interested party. Needs and expectations of interested party, आपको वही आपको ये पता करना, क्योंकि देखो जी, इंटरेस्टेड पार्टी कौन होता है? जो आपके कंपनी के, आपके प्रोडक्ट के, आपके ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटी से, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्टेड हो सकता है। तो कौन हो सकता है जी? आपका कस्टमर हो सकता है, आपकी रेगुलेटरी बॉडी हो सकती है, आपका सप्लायर हो सकता है, आपका एम्प्लॉय हो सकता है, आपका स्टेक होल्डर हो सकते हैं, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं, आपके शेयर होल्डर हो सकते हैं। तो दे आर द इंटरेस्टेड पार्टी। तो आपको देखना होगा व्हेन यू आर रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको देखना होगा कि हमारी जो इंटरेस्टेड पार्टीज जो भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं रिलेटेड टू दिस ऑर्गेनाइजेशंस
क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन टू इंटायर द एक्टिविटीज, तो उस एड्रेस को भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा और उनके ऊपर भी करना होगा। होप इट इज क्लैरिफाइड। अगर कुछ और अगर लगता है कि दिस इज नॉट सफिशिएंट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड आई एम श्योर कि विल ट्राई टू हेल्प यू कि सो दैट यू कैन डेवलप द अंडरस्टैंडिंग हाउ टू गेट द ISO सर्टिफिकेशन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, लेट अस सी। देन डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है, आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप सोच लो, हर ऑर्गेनाइजेशन में रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वाभाविक है कि इतने लोग काम कर रहे हैं तो हर आदमी की अलग अलग जिम्मेदारियां होती है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप डिफाइन करो, सारी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। रिस्क एनालिसिस, अभी पीछे के स्लाइड में हमने एक्सप्लेन किया कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल इशूज है, नीड एंड एक्सपेक्टेशन इंटरेस्टेड पार्टी है, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है, बट व्हाट आर द इशूज इंटरनल एंड एक्सटर्नल, उनको एड्रेस करना है। रिस्क एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा है कि आपको रिस्क एनालिसिस खुद ही आप देखो कि कोई भी इशूज है आपके लिए कितना सीरियस है और उसके लिए क्या है। आपको सीरियस है तो आप लिख दो कि भैया ये मेरे लिए सीरियस इशू है। कोई इशूज है जो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाता है, नहीं यार कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके परफॉर्मेंस पे, तो नॉन सिग्निफिकेंट हो गया, तो अब जो सीरियस हो गया उसके ऊपर एक्शन ले लो। तो यह है रिस्क एनालिसिस। ऐसा नहीं कि रिस्क एनालिसिस के लिए कुछ अलग से आपको ढूंढना है, कहीं बुक लेना, ऐसा नहीं। दिस इज यू हैव टू, आप खुद ही अपने आप क्राइटेरिया सेट करो एंड यू कैन डू इट। होप क्लियर। कस्टमर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, अब देखो जी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस इंडस्ट्री हो, कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी। अब कस्टमर्स के जो भी रिक्वायरमेंट उसको एड्रेस करो, इम्प्लीमेंट करो, प्लानिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आप कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होगी उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, तभी आप डिलीवर कर पाओगे, या तो प्रोडक्ट या तो सर्विस। वर्क इन्वायरमेंट, देखो जी, वर्क इन्वायरमेंट कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैंने इसमें स्पेसिफिक ऐड किया है क्योंकि डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट ISO सर्टिफिकेशन के डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट वर्क इन्वायरमेंट नहीं है। हाँ, वर्क इन्वायरमेंट आपको हमेशा सुटेबल वर्क इन्वायरमेंट रखना होगा, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर पाएगी। सपोज कि लाइटिंग, इंटरनल वेंटिलेशन, एयर, वाटर, पावर या जो भी यूटिलिटी हो, तो ये वर्क इन्वायरमेंट आपको देखना है, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको ये वर्क इन्वायरमेंट अगर सूटेबल नहीं हुआ तो यू कैन नॉट परफॉर्म, या आप नहीं कर पाएंगे या आपके एम्प्लॉय काम नहीं कर पाएंगे। सपोज आप काम करें, आपके ऑर्गेनाइजेशन में लाइटिंग होना चाहिए, अब लाइट ही नहीं है, बताओ लाइट नहीं है तब क्या काम होगा। तो इसलिए वर्क इन्वायरमेंट प्रॉपर, और भी बहुत सारी फैसिलिटी, तो आपको वर्क इन्वायरमेंट देखना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट नहीं है, बट दिस हैज टू बी कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन प्रोडक्ट प्रोसेस परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिकॉर्ड। देखो जी, प्रोसेस क्या होता है कि जब भी आप प्रोडक्ट किसी कस्टमर को जब फाइनल आप डिलीवर करने जाते हैं, या डिफरेंट प्रोसेसेस में आप एक्टिविटीज़ में आपकी प्रोडक्ट बन के तैयार होती है। ऐसे नहीं होता कि एक बार लाया और प्रोडक्ट तैयार हो गया, वो 2-3 एक्टिविटी से प्रोसेस में फ्लो होके तो आपको हर स्टेज, अगर सपोज कोई प्रोडक्ट कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट है, तो एक तो होता है कि आपको कस्टमर को कोई सर्विस डिलीवरी से पहले या प्रोडक्ट डिलीवर करने से पहले आप एक बार जरूर चेक करते हैं कि भैया ये सारी प्रोडक्ट हम कस्टमर को डिलीवर करें, क्या कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है। कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट को एक साइड में रख लेंगे और प्रोडक्ट को देख लेंगे कि दिस इज मीटिंग द रिक्वायरमेंट एंड ऑल, तो ये मॉनिटरिंग रिकॉर्ड है। तो वैसे ही प्रोसेस में भी है, अगर फर्स्ट प्रोसेस में आपने प्रोडक्ट बनाया वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं मीट कर रहा है, अब बताओ जो फर्स्ट प्रोसेस में नहीं मिला तो फाइनल प्रोडक्ट कैसे रिक्वायरमेंट मीट करे, नहीं करेगा। तो ये इसको देखना है, तो इसलिए उसका प्रोसेस मॉनिटरिंग रिकॉर्ड आपको रखना, हर स्टेज पे प्रोसेस को आपको मॉनिटर करना, उसका रिकॉर्ड जरूर रखना है। अगर नहीं होता है, सपोज कि आपका फर्स्ट एंड लास्ट एक बार प्रोसेस डाले फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है या सर्विस होता है, तो आप लास्ट में कर ले, डजेंट मीन कि आपको हर प्रोसेस में करना है। डिपेंड करता है कि आपका हाउ यू आर मीटिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड हाउ यू आर इंश्योरिंग द योर प्रोसेस इज गोइंग वेल एंड ईच एंड एवरी स्टेज इज मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स। टोटल ऑब्जेक्टिव यही है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को कंसिस्टेंटली मीट करना है और कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कई चीज़ें देखा डॉक्यूमेंट में। अब देखो जी, थोड़ी और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, ट्रेनिंग रिकॉर्ड। जैसे कि अभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चेंजेज होती है, कस्टमर रिक्वायरमेंट में चेंज होती है, तो आप उसके ऊपर अपने लोगों को ट्रेनिंग देंगे, तो इसका रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हैं। बहुत सारा तरीका है रिकॉर्ड मेंटेन करने, दैट कैन डू।
देन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। चाहे ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंडीशन हो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की तो सबको इम्पोर्टेंस देता है, क्योंकि अगर आज के डेट में पता है कि इंडस्ट्री जो है, दुनिया पूरा कस्टमर ड्रिवन है, कस्टमर ड्रिवन, क्योंकि मार्केट इज़ वेरी मच कम्पिटिटिव। तो आज के डेट में कस्टमर को रिटेन करना, कस्टमर को सस्टेन करना, नए कस्टमर को ऐड करना रिक्वायरमेंट है। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन मॉनिटरिंग रिकॉर्ड तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एवरी वन। देन इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट क्या है कि आपको इसके रिकॉर्ड जरूर रखना है। इंटरनल ऑडिट क्या है कि आपको इंटायर सिस्टम, जो भी आपने ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया, इतने सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, तो उनको आपको साल में एक बार या कभी भी, आप चाहे मंथली कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी क्या है, क्या रिसोर्स है, क्या प्लानिंग है। तो इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि सारे सिस्टम को आपको देखना होगा कि आपके जो सिस्टम आपने बनाया है, प्रोसीजर प्रोसेस, वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव मीट कर रही है कि नहीं, ये इंटरनल ऑडिट है। तो आप बना सकते हैं, रिकॉर्ड रख सकते हैं। और मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, साल में एक बार या कभी भी आप मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, बहुत सारी चीज़ देखें, क्या सेल हो रही है, क्या रिजेक्शन हो रही है, क्या कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की प्रोडक्शन, कस्टमर की रिक्वायरमेंट मीट हो रही है कि नहीं हो रही है, या जो हमने सिस्टम बना उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है कि नहीं, कोई नया इश्यूज आ गया उसके ऊपर एड्रेस करना, रिस्क एनालिसिस देखना कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग है, और वो सारी चीज़ उसमें कवर, कोई रिसोर्स की ज़रूरत है, किसी को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो यही मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग है। और मोस्टली इंडस्ट्री ऑन दिस अर्थ मस्ट दे आर डूइंग दिस मीटिंग, और वो उसको आपको रिकॉर्ड करना है, तो ये मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग है। देन रिकॉर्ड ऑफ करेक्टिव एक्शंस एंड कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, स्वाभाविक है कहीं कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। सपोज इंटरनल ऑडिट किया, कहीं लिखा कि आपने देखा कि भाई आपके प्रोसेस फॉलो नहीं हो रही है, तो उसके ऊपर जो भी आपको उसको रिकरेक्ट करने के लिए कि दोबारा ऐसा ना हो, आपने जो भी एक्शन लिया हो करेक्टिव एक्शन हो गया, और जो उसको निरंतर डिफरेंट प्रोसेसेस में अगर इम्प्लीमेंट करके फॉलो करते हैं तो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट हो गया। तो ये आपको देखना है, इसका रिकॉर्ड रखना। और मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री डू दिस प्रैक्टिसेस। एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट्स, कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट एज सच दिस इज नॉट ए रिकॉर्ड, बट आपकी एक सिस्टम होना चाहिए। सपोज कोई आप काम कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट रिजेक्ट भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट सस्पेक्टेड भी हो सकता है, तो कोई सही भी हो सकता है। अब 3 डिफरेंट टाइप का, रिजेक्टेड, सस्पेक्टेड एंड ओके। अब बताओ, वो तीनों प्रोडक्ट को एक ही जगह प्रोडक्शन हो रही है, सर्विस इंडस्ट्री में है, अगर कोई चीज़ आप डिलीवर कर रहे हैं सर्विस, कहीं मान लो कि सिक्योरिटी में है, हाउसकीपिंग सर्विसेज में है, हॉस्पिटलिटी में है, हॉस्पिटल बिजनेस में है, कैटरिंग बिजनेस में है, तो मान लो कोई प्रॉब्लम है, कहीं लगता है कि नहीं यार ये रिजेक्टेड होना चाहिए, कहीं लगता है नहीं ये चल सकता है, कहीं लगता है कि नहीं ये ओके है। अब तीनों बताओ एक सिचुएशन में आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो ये कहता है कि रिक्वायरमेंट ये कहता है कि आप एक ऐसा मैकेनिज्म बनाओ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ऐसा सिस्टम बनाओ कि अगर कोई रिजेक्ट पीस हो तो रिजेक्ट हो जाए, उसको सही के साथ मिक्स ना हो। तो क्या होगा, मिक्स होगा तो क्या होगा, आपका कस्टमर कंप्लेन आ जाएगी। अगर कोई सस्पेक्टेड पीस हो तो उसको दोबारा री इंस्पेक्ट करो कि क्या ये चल सकता है, क्या ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट मीट कर रही है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये आपको क्या है कि ये एक सिस्टम रिक्वायरमेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन में ये ऐसा होना चाहिए। तो दिस आर द डॉक्यूमेंट्स, और उम्मीद करता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हमने आपको एक्सप्लेन किया, ये जेनेरिक है और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इसकी ये सारी डॉक्यूमेंट ISO सर्टिफिकेशन के लिए चाहिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी कि कोई भी नया स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नहीं है। मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट एवरी ऑर्गेनाइजेशन आर इनटू द प्रैक्टिस। तो आप देख सकते हैं ISO सर्टिफिकेशन कितना आसान हो गया। ये सारे जितने भी हमने डॉक्यूमेंट, आपने पीछे के सारी स्लाइड आप देखेंगे तो सारी, जैसे क्वालिटी पॉलिसी होगा, लिस्ट ऑफ इंटरनल की प्रोसेस फंक्शन, प्रोडक्ट प्रोसीजर, नीड एंड एक्सपेक्टेशन इंटरेस्टेड पार्टीज, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क एनालिसिस, कस्टमर रिक्वायरमेंट, प्लानिंग ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट, वर्क इन्वायरमेंट, प्रोसेस, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिकॉर्ड,
training record, customer satisfaction, record of internal audit, management review meeting, record of corrective actions and control of ये जितने सारे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये डॉक्यूमेंट तो आप ऑलरेडी इनटू द प्रैक्टिस, तो क्यों वरी है आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए। तो दिस आई होप कि एवरीबडी इज अंडरस्टूड नाउ कि हाउ टू गेट द आईएसओ सर्टिफिकेशन। और उम्मीद करता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट क्लैरिफाई हो। इन केस भी आपको लगता है कि और भी कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, स्पेसिफिक इंडस्ट्री या रिक्वायरमेंट, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि I'll try to resolve your issue and help you so that you can get the ISO certification. Okay? अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि ISO सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कैसे करना है। सपोज आपने इम्प्लीमेंट कर लिया डॉक्यूमेंट, अब अप्लाई करने का देखो जी, अप्लाई करने के लिए सिंपल तरीका है। OSS सर्टिफिकेशन भी ISO सर्टिफिकेशन बॉडी ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, तो आप OSS सर्टिफिकेशन के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, या ईमेल लिख सकते हैं info@osscertification.com पे। और नहीं तो आप गूगल सर्च में जाएं, सर्टिफिकेशन बॉडी को पता करें और उनसे प्रपोजल मंगाएं और यू गेट द सर्टिफिकेशन। तो ऑल होप इट इज़ क्लैरिफाइड एंड थैंक यू फॉर वाचिंग अस। और ये वीडियो ज़रूर आपको वैल्यूएबल होगा और आपकी क्लैरिफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग जो आपकी थी कि ISO 9000 सर्टिफिकेशन कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट डेवलप करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो ये सारा चीज़ आपको क्लैरिफाइड हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक करें और शेयर करें, दूसरे लोगों को भी बताएं। अगर इनकेस भी आपको लगता है कि कहीं क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, कोई रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, so that you can get the benefit of this watching the video.